हेलो गाइस, मेरे प्रिय छात्रों सभी को नमस्कार। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हिंदी भाषा का इतिहास है वो हम पढ़ेंगे। आर्य भाषाओं की जो विशेषताएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि बेटा अगर ये पीडीएफ आपने नहीं पढ़ी है तो इसको आप पढ़ डालें। पूरा 104 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। और इससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। हर एग्ज़ाम में इस पीडीएफ से एक और दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पीडीएफ मैंने बहुत, अब आपको क्या बताऊं किस तरीके से मंगाई है, आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर। लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत ही सस्ते उसमें मटेरियल है और आपको केवल हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है और टेलीग्राम पर आपको ये प्रदान कर दी जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे हमारे नंबर पर 70 67 60 62 61। और इसको ज्वाइन करने से आपको सभी पीडीएफ हैं इसके बाद फ्री मिलती रहेंगी। तो चलिए देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ में 104 पेज की पीडीएफ है। हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी का विकासात्मक स्वरूप, हिंदी का भाषिक स्वरूप, नागरी लिपि और हिंदी प्रचार प्रसार और हिंदी कंप्यूटिंग। और इसको आप सरलता में मत लेना, इसको आप आसानी में मत लेना। ये जो पीडीएफ है ये बहुत ही अच्छी पीडीएफ है और अभी देखिए आपको पता चलने वाला है। तो मैं आप लोगों को जो मेन इम्पोर्टेंट जहाँ से हमेशा किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं सीधे वहीं पर ले चलता हूँ, ठीक है। बहुत सुंदर इसमें डिटेल प्रदान की गई है। तो हम सीधे आपको ले चलते हैं मध्यकालीन आर्य भाषाओं से जो बार बार प्रश्न बनते हैं, पाली, प्राकृत और अभ्यंश से जो सब बनते हैं, उनकी विशेषताओं से जो प्रश्न बनते हैं सीधे हम उन्हीं पर ले चलेंगे। यहाँ पर हम फालतू चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए भाई, यहाँ पर ये है हमारा कौन सा, पाली। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश, ये कौन सी भाषाएं हैं? मध्यकालीन आर्य भाषाओं में इनको दर्जा दिया गया है। तो इनकी हमें विशेषताओं को पढ़ना है। तो सबसे पहले छोटी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। यह प्राकृत का प्रारंभिक रूप है। समय 500 ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी के प्रारंभ तक माना गया है। इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि संस्कृत की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है। एक अन्य मत के अनुसार संस्कृत के समानांतर लोक भाषा से इसका उद्भव हुआ है। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसमें प्रथम मंतव्य अधिक उपयुक्त लगता है। पाली व्युत्पत्ति, इसकी व्युत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने ढंग से विचार प्रस्तुत किए गए हैं। अब थोड़ा सा विद्वानों के विचार हम देख लेंगे। तो एक भिक्षु सिद्धार्थ जी थे, उनका जो मानना था, उनका मानना था कि पाठ शब्द से पाली बना हुआ है। भिक्षु जगदीश कश्यप के अनुसार कि पर्याय तो बहुउद्देशीय, तो इन्होंने बस ये बोला था कि जो पर्याय था, पर्याय से फिर पर्याय बना और फिर बाद में पाली बनी। आचार्य विदु शेखर के अनुसार जो पंक्तियां थीं, तो उन्होंने अनुसार आचार्य विदु शेखर के अनुसार जो कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि पहले पंक्ति शब्द आया, फिर वो पंक्ति बना, फिर पंक्ति, फिर पल्ली बना और फिर बाद में क्या बन गया, वो पाली शब्द बन गया। डॉक्टर मैक्स वेल्सन के अनुसार पाटिल से पटना बना, पटना से पाडली बना और फिर इसके बाद पाली शब्द की भी उत्पत्ति हुई है। तो इनको भी आप एक नज़र में देख लेना। बाकी हमें जो सबसे ज़्यादा मतलब है वो है विशेषताओं से। हमेशा क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं विशेषताओं से बनता है, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं पाली की विशेषताएं। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसमें री, लिरी, अ, औ, शा और शा, ये जो है ये तालब्य शा और मूर्धन्य शा तथा विसर्ग आदि वैदिक ध्वनियाँ लुप्त हो गई। यानी कि जो वैदिक संस्कृत से जो ध्वनियाँ आई थीं वो इसमें क्या हो गई, लुप्त हो गई। पाली में प्रायः संस्कृत ए ध्वनि अय और ओ ध्वनि औ हो गई। यानी ए की ध्वनि क्या हो गई, अय हो गई, और जो ओ की ध्वनि थी वो क्या हो गई, औ हो गई। यथा जैसे कैलाश लिखते थे तो उसको ये लोग कैलाश लिखने लगे। गौतम लिखते थे तो उसको ये क्या लिखने लगे, गौतम लिखने लगे, ठीक है। इसमें विसर्ग संधि नहीं है, यानी पाली भाषा में विसर्ग संधि नहीं है। पाली में तीनों लिंग हैं, ठीक है। जो हमारे नपुंसकलिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, तो इसमें तीनों लिंग हैं। द्विवचन की व्यवस्था नहीं है, यानी कि आप इसमें द्विवचन नहीं बना सकते। द्विवचन की व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। इसमें सीधा एक वचन और बहुवचन चलता है। इसमें
बलाघात का प्रयोग होता है। अब आपको थोड़ा सा हम बलाघात बता देते हैं। देखिए, तो बलाघात कब होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा पापा, तो हम पापा, इस पे हम देखिए दोनों में बड़े आ की मात्रा लगी है, ऐसा नहीं है कि दोनों में बड़े आ की मात्रा ना लगी हो, दोनों में बड़े आ की मात्रा लगी है, लेकिन हम इस पर ज़्यादा बल देते हैं। पापा, इसको धीरे से पढ़ देते हैं, इसको तेज पढ़ते हैं, तो बलाघात किस पर लग रहा है, यहाँ बड़े पा पे लग रहा है, पहले वाले में, ठीक है। तो इसमें बलाघात का प्रयोग होता है। पाली में परंपरागत तद्भव शब्दों की बहुलता है, यानी कि तद्भव शब्द इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये थी हमारी किसकी विशेषताएं, पाली की। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको एक जगह लिख लेना बेटा, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं। इसके बाद हम प्राकृतिक पे चलते हैं। तो इसे द्वितीय प्राकृतिक और साहित्यिक प्राकृतिक भी कहा जाता है। प्राकृतिक को हम क्या कहते हैं, द्वितीय प्राकृत, और साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। इसका काल प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हो गए थे। मागधी, इसके अब जो विभिन्न रूप विकसित हुए थे उनके बारे में, जैसे मागधी, इसका विकास मगध के निकटवर्ती क्षेत्र में हुआ। इसमें कोई साहित्यिक कृति उपलब्ध नहीं है मागधी भाषा में, ठीक है। विशेषताएं देख लेते हैं मागधी की। तो इसमें सा का रूप हो जाता है यथा सप्त का, यहाँ सप्त का, सा का रूप नहीं, यहाँ पर सा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ऐसा आप पढ़ लें। जैसे सप्त लिखा था तो उसका तय बन गया, पुरु का क्या हो गया, पुलिस बन गया। इसमें रा का ला हो जाता है, रा का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। जैसे पुरुष को ये लोग पुलिस बोलते हैं, पुरुष को क्या बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं। जा के स्थान पर या हो जाता है, जैसे जानाती लिखा है तो ये उसको हो जाएगा यानाती, ठीक है। तो जा की जगह पर ये लोग क्या कर देते हैं, या कर देते हैं। और ना की जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, लोग एड़ा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अर्धमागधी में देख लेते हैं। तो अर्धमागधी में क्या है, अभी अलग से हम आपको बताने वाले हैं, प्राकृत की जो अलग विशेषताएं हैं वो बताने वाले हैं। ये बीच में उसकी कुछ भाषाएं जुड़ी हुई हैं, इनको देख लें। अर्धमागधी, यह मागधी तथा सौर सैनी के मध्य बोली जाने वाली भाषा थी। यह जैन साहित्य की भाषा थी। भगवान महावीर के उपदेश इसी में है, ठीक है। तो अर्धमागधी की विशेषताएं देख लें। इसमें सा के लिए केवल सा का प्रयोग, यानी कि तीनों सा के बदले में केवल एक सा का प्रयोग होता है। जैसे यथा श्रावक का ये लोग शावक कर देते हैं। इसमें दंत ध्वनियाँ मूर्धन्य हो जाती हैं, यानी स्थिर का ठीय हो जाता है। अब दंत ध्वनियाँ तो आप जानते ही होंगे, दंत होती हैं ताथा दाधा, और मूर्धन्य जो होती हैं वो होती हैं टाठा डाढ़ा। तो इसमें ता वाली जो स्थिति है वो टा में बदल जाती है। तो कहा गया है कि जो दंत ध्वनियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं, मूर्धन्य हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद स्पर्श ध्वनि के लोप पर या श्रुति मिलती है। स्पर्श ध्वनियाँ जहाँ भी हों वहाँ पर क्या मिलेगा, या श्रुति मिलती है। जैसे सागर का सायर, गगन का गयन, यानी बीच में अगर आपको कहीं पर स्पर्श व्यंजन मिलते हैं तो वो किस में बदल जाएंगे, या में बदल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है महाराष्ट्री, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र है। इसमें प्रचुर साहित्य मिलता है। गाह सतसई यानी गाथा सप्तशती, इसके बाद गढ़वहो, गौड़वध आदि काव्य ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद है विशेषताएं। तो हम महाराष्ट्री की विशेषताएं देख रहे हैं। स्वर बाहुल्य और संगीतात्मक हैं। सा का हा हो जाता है, यानी तीनों सा की जगह पर क्या पढ़ते हैं, हम हा पढ़ते हैं। जैसे दस का दह, दिवस का दिवह। दो स्वरों के मध्य व्यंजन लोप हो जाता है। जैसे रिपु का रिन्न हो गया और नुपुर का न्योर हो गया, यानी कि दो स्वर यदि आ जाते हैं तो उनके बीच जो व्यंजन होता है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। छा का ये लोग चाछा लिखते हैं। जैसे इच्छू का ये लोग क्या लिख देंगे, इच्छू। ये महाराष्ट्री की बातें हो रही हैं, ठीक है। कुछ महाप्राण ध्वनियाँ हा में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे यथा का शाखा, अब देख यथा है वो क्या, जैसे यथा मतलब होता है उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी, यथा मतलब उदाहरण दे रहे हैं। तो शाखा का क्या हो जाएगा, शाहा, और अथ का क्या हो जाएगा, अह हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, तो ये आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो वर्णमाला की वीडियो पड़ी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। इसके बाद है पैसाची। तो पैसाची भाषा को देख लेते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आ रही है, प्राकृतिक भाषा के अंतर्गत आ रही है पैसाची वगैरह, ठीक है। तो इसका क्षेत्र कश्मीर माना जाता है। ग्रियर्सन ने इसे दर्द से प्रभावित माना है। साहित्यिक रचना की दृष्टि से यह भाषा शून्य है। सघोष ध्वनियाँ अघोष हो जाती हैं। तो इसमें बस यही विशेषताएं विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, ठीक है। रा और ला का विपर्य हो जाता है। यथा कुमार, कुमाल, रुधिर और लुधिर।
मतलब रुधिर का लुधिर हो गया, ठीक है। रा का इसमें क्या हो रहा है, ला हो रहा है। सा का सा या सा हो जाता है। मान लो जो हमारा षटकोण वाला सा है, यानी कि जो हमारा मूर्धन्य सा है, इसका दंत सा या फिर तालव्य सा बन जाता है। जैसे तिष्ठति तो तिस्तदी, और विषम का विषम हो गया, यानी कि यहाँ पर जो मूर्धन्य सा था उसका दंत सा बन गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सौरसेनी, तो सौरसेनी की छोटी सी विशेषताएं देख लेते हैं। तो सौरसेनी की विशेषताएं क्या हैं? यह मध्य की भाषा थी, इसका केंद्र मथुरा था, नाटकों में स्त्री पात्रों के संवाद इसी भाषा में होते थे, दिगंबर जैन से संबंधित धर्म ग्रंथ इसी में रचे गए हैं। तो इसमें जो छा है वो का और खा में बदल जाता था, जैसे यहाँ पर चक्षु है और यहाँ पर क्या है, चक्षु है। अब यहाँ पर हमने एक और पढ़ा था कि यहाँ पर जो छा था, देखिए यहाँ पर जो छा था, यहाँ पर जो छा था वो चा और छा में बदल रहा था। किस में बदल रहा था? चा और छा में। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, पैसाची की, तो पैसाची में क्या बदल रहा है? तो पैसाची में देखिए ये जो सा है, ये जो छा है, ये किस में, का और खा में बदल रहा है, ठीक है। इसमें ना ध्वनि इड़ा हो जाती है। ना ध्वनि क्या हो जाती है? इड़ा हो जाती है। इसमें आत्मनेय पद लगभग समाप्त है, केवल परस्मय पद मिलता है। आत्मनेय पद मतलब होता है बेटा एक ऐसी क्रियाएं जो कर्ता को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो इनका लगभग ये समाप्ति हो जाती है और परस्मय पद इसमें मिलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। और अपभ्रंश, यहाँ से बेटा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और वर्ग 1 में लेटेस्ट जो 2 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था वो यहाँ से पूछा गया था कि जो हमारा माँ है, माँ के स्थान पर वाँ ध्वनि होती है यथा कंबल और कंबल। एग्जैक्ट बिल्कुल यही प्रश्न था, ठीक है, यही उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं भैया। अपभ्रंश, इसका शाब्दिक अर्थ है विकृत या भ्रष्ट। इसका प्राचीनतम रूप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ पद मिलते हैं। किसमें? कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ पद मिलते हैं। अपभ्रंश में अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हुई हैं, जैसे विद्यापति कृत कीर्तिलता, इसके बाद अदहमाण कृत संदेश रासक, और इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और किंतु इसमें कुछ रचनाएं 14वीं और 15वीं शताब्दी तक होती रही हैं, यानी कि कुछ मतलब रचनाएं जो हैं वो 14-15वीं शताब्दी तक होती रही हैं। मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपभ्रंश के लिए ये, और इसका स्क्रीनशॉट बेटा जरूर ले लेना, लिख लेना कहीं पर इन विशेषताओं को, है ना। एक क्वेश्चन आता है, बार बार हम आपसे कह रहे हैं। री ध्वनि लेखन में थी, उच्चारण में ये लुप्त हो चुकी थी। किसकी बात हो रही है? अपभ्रंश में, ठीक है। सा और शा के स्थान पर केवल एक ही सा का प्रयोग होता रहा है। इसमें ऊ ध्वनि की बहुलता है, जैसे जगु, एकु, कारुड़ु आदि, यानी कि ऊ बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग किया जाता था। माँ के स्थान पर वाँ ध्वनि होती थी, यथा जैसे कमल का क्या हो जाएगा? कंवल हो जाएगा, यानी कि माँ की जगह पर ये लोग वा का प्रयोग ज़्यादा करते थे। छा का खा हो जाता था, यानी कि पक्षी का पक्षी हो जाता था। या ध्वनि जा हो जाती है, यथा यमुना का जमुना, और युगल का जुगल हो जाता था, ठीक है। तो या ध्वनि जो है वो जा हो जाती है। नपुंसकलिंग और द्विवचन लुप्त हो चुके हैं। नपुंसक और लिंग और द्विवचन लुप्त हो चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। इसमें तद्भव शब्दों की बहुलता मिलती है। इसमें तद्भव शब्दों की क्या मिलती है? बहुलता। तो अभी देखिए इसमें पूछा गया था कि निम्न में से अपभ्रंश की कौन सी विशेषता नहीं है, तो एक यहाँ से उन्होंने कि इसमें लिंग 2 हैं, ऐसा एक ऑप्शन बनाया था। एक ऑप्शन में ये दिया था, ठीक है। और शायद ये भी उन्होंने बोला था कि जो महाप्राण ध्वनि हैं वो अल्पप्राण हो जाती हैं। ऐसे उन्होंने विकल्प बना करके दिए थे, जिसमें से हमारा जो हमें निगेटिव छांटना था, क्या छांटना था? निगेटिव वाला आंसर छांटना था। तो इनको भी आप लोग बेटा एक बार पढ़ लेना। हम आपके लिए वो कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास चूँकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हमारा थोड़ा सा पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मोबाइल में कब तक हम आपको पढ़ाएं, ठीक है। इसमें लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, मोबाइल पर कितना लिखा जाए, ठीक है। 2-4 शब्द, 5 शब्द, 10 शब्द, इतने ही लिख पाते हैं, ठीक है। बाकी हम आप लोगों के लिए कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा ला रहे हैं। अब इसमें जो कंटेंट है वो बहुत है, 104 पेज की PDF है, सबकी विशेषताएं इसमें आपको मिलेंगी। आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद लिपि तो इतना डिटेल में दी गई है, और इनके जो अहीरवाटी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये भाषाओं से संबंधित भी बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्रश्न हैं।
104 पेज की PDF है, जो आप हमारे यदि ग्रुप से जुड़ जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने प्रोसेस आपको शुरुआत में बता रखी है। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसमें जुड़ सकते हैं। बाकी इसमें सब दिया हुआ है आपका पूरा। हिंदी भाषा साहित्य तो आपका ये मान के चलिए कि इससे बिल्कुल एकदम कवर हो जाएगा, जिसने भी इसको पढ़ लिया। ठीक है, किसने किस भाषा को क्या कहा है, ठीक है, सबकी विशेषताएं यहाँ पर मिल रही हैं। सुनीति चटर्जी के योगदान क्या हैं, ठीक है, सबका सब इसमें निहित है। हिंदी का विकासात्मक स्वरूप क्या रहा है, पश्चिमी हिंदी की विशेषताएं। अब देखिए यहाँ कौरवी की विशेषताएं, सभी भाषाओं की आपको विशेषताएं मिलेंगी इसमें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होती हैं बेटा, ब्रज भाषा की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे बात करते हैं तो पूर्वी हिंदी की विशेषताएं क्या रही हैं, सबकी विशेषताएं आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो और हम कोशिश करेंगे कि इन विशेषताओं को एक साथ रख करके आपको शेयर करें, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने सोचा कि जल्दी में हम कुछ इन लोगों को दे दें। इसके बाद कुछ ये कथन भी हैं, ठीक है, कि कौन सी भाषा में कौन सा कथन है और किन के ये कथन हैं, लेटेस्ट कथन। ठीक है, इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है कि पूर्वी हिंदी में ये होता है तो इसमें क्या होगा। तो चलते हैं भाई, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी हमने टेलीग्राम चैनल से जुड़ने की प्रोसेस आपको बता दी है, और हो सकेगा तो हम इसको और डिटेल में अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको हम केवल एक PDF का प्रारूप दिखाना चाह रहे थे। बहुत अच्छा प्रारूप है बेटा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।